आज हम लोग क्लास 12 का जो रसायन है उसमें हम लोग आज एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे जो हमारा छठा अध्याय होगा। इसमें हम लोग तत्वों के निष्कर्षण, तत्वों के का तो खैर बात है, तत्व इसलिए लिखा गया है। सामान्यतः शुरुआत के चैप्टर में, शुरुआत के अध्याय है उसके स्टार्टिंग में हम लोग धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु को कैसे उसके अयस्क से हम लोग प्राप्त करते हैं, क्लास 10 में, जिसको हम लोग धातु कर्म कहते हैं, जिसको मेटलर्जी इंग्लिश में बोलता है। तो इसके बारे में 10 में भी पढ़ा होगा। और इसके बाद कुछ अधातु का भी इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसलिए इसमें जो तत्व का दिया गया, तत्वों का लिखा गया है, धातु धातु दोनों आ गया। निष्कर्षण करना है, कैसे कैसे उसको उसके अयस्क से निष्कर्षित करेंगे, शुद्ध करेंगे, और किस प्रकार से उसको, उसके क्या सिद्धांत हैं, इन सबों का अध्ययन करेंगे। तो पहले जो प्रकृति में है अधिकांश तत्व, कुछ तत्वों को छोड़ के, जैसे कि सोना, चांदी, कार्बन तुम्हारा है, सिलिकॉन है, या जो मतलब जो जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो तुम्हारा जो अक्रिय गैस भी कह सकते हैं या उत्कृष्ट गैस कहेंगे, जो कम प्रतिक्रिया करते हैं, इन सबों के अलावा जितने भी तत्व हैं प्रकृति में, वह हवा है, पानी है, या और भी कारक हैं, कोई प्रकृति में बहुत से चीज़ हैं, उससे प्रतिक्रिया करके वह एक अलग रूप में प्रकृति में पाया जाता है। मतलब शुद्ध रूप में वो नहीं पाया जाता। सोना, चांदी, ये सब क्या हैं, ये सब कम क्रियाशील धातु हैं, बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए यह तुमको प्रकृति में उसी रूप में पाए जाते हैं। जबकि अधिकांश जो तत्व हैं वो प्रकृति में शुद्ध रूप में, जो तत्व के रूप में है, नहीं पाए जाते हैं। जिसमें उसमें से कुछ नाम नहीं लिया, कार्बन, सिलिकॉन, ये सब तुम्हारे हैं, या तुमको सोना, चांदी, या जो उत्कृष्ट गैस हैं, ये सब के अलावा बाकी सभी क्या पाए जाते हैं प्रकृति में शुद्ध, मतलब कि जो क्या है तुमको खुले स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, ये किसी न किसी से संयुक्त के रूप में ये पाए जाते हैं। दूसरा कि एल्युमिनियम का जो कि तुम्हारा है, धातु का जो तुम्हारा धातु के रूप में देखें तो भूपर्पट्टी, जो कि हम लोग क्रस्ट कहते हैं, ऊपरी लेयर जो पृथ्वी का है, उसमें हम लोग जो है एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद 8.3% के आसपास, उसके बाद लोहा धातु के रूप में सबसे अधिक मात्रा में है। और जाहिर है कि इसमें तो सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, ये सब तो धातु हैं, वो तो रहते ही हैं प्रचुरता में। तो हम लोग जो है सामान्यतः जो ये सब प्राप्त करते हैं धातु को हम लोग धातु के जो जिस यौगिक में, प्रकृति में जो यौगिक हैं जिसमें धातु पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग जमीन के अंदर से उसमें खुदाई करके प्राप्त करते हैं। इसलिए इस तरह के पदार्थ को हम लोग खनिज कहते हैं। तो जिस पदार्थ के, जिस तत्व की उसमें प्रचुरता होगी वह क्या कहलाएगा, उसका खनिज कहलाएगा। तो खनिज क्या हुआ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसको जमीन से खुदाई करके हम लोग प्राप्त करते हैं, वो खनिज कहलाते हैं। और कुछ खनिज होते हैं जिसको हम लोग अयस्क भी कहते हैं। तो अयस्क हो गया कि जिसमें कोई जो पदार्थ है, जिसमें कोई धातु आसानी से और सुगमतापूर्वक क्या कर सकता है, उससे निकाला जा सके, वह क्या कहलाएगा, उसका अयस्क कहलाता है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं जो कि धातु में क्या क्या है, तो उनको ये सब कुछ इंट्रोडक्शन दिए। हम लोग पहले देखते हैं खनिज का, परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। खनिज इंग्लिश में इसको कहते हैं मिनरल, MINERAL, मिनरल। वे पदार्थ जो पृथ्वी के भूपर्पटी के खनन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग खनिज कहते हैं। ये क्या कहलाएंगे, खनिज कहलाते हैं। तो खनिज कहलाते हैं। और जिसमें कि वह उस तत्व धातु के खनिज कहलाएंगे जिसमें जो तत्व क्या होंगे, प्रचुरता में पाए जाते हैं, उस तत्व का जो कि है खनिज कहलाएगा। अब जहाँ तक कि अयस्क है, ये अयस्क, इसको इंग्लिश में हम लोग ओर कहते हैं, ORE। तो वे खनिज, ये भी खनिज का मतलब विशेष प्रकार हुआ।
वे खनिज जिससे धातु सुगमतापूर्वक एवं कम खर्च में प्राप्त किए जा सकते हैं अयस्क कहलाते हैं। कम खर्च में जिसमें प्राप्त किया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अयस्क कहलाएंगे। तो कुछ खनिज हैं जिसमें कि कोई तत्व आसानी से कम खर्च में जो इकोनॉमिकली मतलब कि जिसका कि वायबल हो, जिसमें कि आसानी से हम लोग क्या कर सकें, उसको प्राप्त कर सकें, तो वह क्या कहलाएगा? वह अयस्क कहलाता है। तो अब हम लोग कुछ तत्व के जो अयस्क हैं, कुछ धातु हैं, उसके अयस्क के नाम दिए गए हैं तुमको बुक में, तो हम लोग उसके बारे में भी पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ तत्व के जैसे कि हैं तुम्हारे बुक में तुमको टेबल बना हुआ है, मैं उतना ही अयस्क का लगभग नाम लिखता हूँ। तो कुछ धातु हैं जैसे कि अयस्क के नाम तुमको लिस्ट बनाया हुआ है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के अयस्क, एल्यूमिनियम के अयस्क इसमें है तुमको। एल्यूमिनियम के अयस्क में तुमको दिया गया है, एल्यूमिनियम के अयस्क है तुमको, इसका है तुमको बॉक्साइट है, बॉक्साइट का इसका सूत्र होता है, बॉक्साइट का AlOX का होल 3 - 2x। अब x बराबर अगर 1/2 रख देते हैं, यदि x बराबर 1/2 रख दो तो ये हो जाएगा तुमको x में O 1/2 हो जाएगा, तो इसको 2 से गुना कर देंगे फिर, तो इसका जो सूत्र हो जाता है बॉक्साइट का, जो कि अक्सर लोग बोलता है Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O, AlOX OH, तो ये तुम्हारा इसका फॉर्मूला आ जाएगा। दूसरा जो मुख्य इसमें अयस्क दिया हुआ है जिसका नाम है तुम्हारे बुक में केओलिनाइट, केओलिनाइट, तो ये तुम्हारा है Al2OH होल 4 Si2O5, केओलिनाइट। उसके बाद है तुमको जो दिया हुआ है तुमको लोहा का जैसे अयस्क है, लोहा का भी दिया हुआ है यहाँ अयस्क। यहाँ पर अब लिखते हैं हम लोग लौह अयस्क, लौह अयस्क। लौह अयस्क के कुछ नाम जैसे हैं तुमको, लोहा जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसको हम लोग जो लोहा का जो अयस्क है मुख्य अयस्क में तुमको है, जैसे कि लोहा का तो एक अयस्क हो गया आयरन पायराइट होता ही है, आयरन तो लोहा ही हुआ, आयरन पायराइट, इसका सूत्र हो गया FeS2, इसका सूत्र हो गया FeS2। आयरन का दूसरा अयस्क जो कि कह सकते हो जो तुम्हारा है सीडेराइट, सीडेराइट, इसका हो गया FeCO3। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, इसका होता है Fe3O4, इसका सूत्र हो गया Fe3O4। मैग्नेटाइट के बाद है तुमको हेमेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3, ये तुम्हारा इसका सूत्र हो गया, लौह अयस्क हो गया। इसके बाद तीसरा है तुमको लिख देते हैं तांबा का अयस्क,
तांबा के अयस्क। तो तांबा का जो अयस्क है उसमें तुमको मुख्य अयस्क है तुमको कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, इसका हो गया CuFeS2, CuFeS2। उसके बाद है तुमको कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस Cu2S, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट Cu2O। उसके बाद है तुमको मैलेकाइट है एक, मैलेकाइट CuCO3.CuOH2। तो ये लगभग इसके अयस्क हैं। जिंक के कुछ अयस्क के नाम दिए हुए हैं, वो भी शायद यहाँ पे आ जाएगा फ्रेम में, मैं लिख दे रहा हूँ। जस्ता के अयस्क, तो कोशिश करते हैं इसमें शायद आ जाएगा। जस्ता के अयस्क, जस्ता में तुमको है जैसे जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड ZnS, जिंकाइट ZnO, कैलामाइन, कैलामाइन ZnCO3। तो ये तुमको जो जितना एस का नाम है ये मैंने एक बार लिख दिया तुम्हारे सामने, ये एनसीईआरटी बुक में सारे लिखे हुए हैं, तो वहाँ से भी कॉपी डाउन कर सकते हो। और ऐसे मैं एक बार फिर से एक बार याद कराने की कोशिश करता हूँ। बॉक्साइट का सामान्य सूत्र तो Al2O3.2H2O भी याद रख सकते हो सिंपली के लिए। उसके बाद तुमको जहाँ तक कॉपर का है, लोहा का है, लोहा का तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये तुम क्लास 10 में भी याद किया होगा। मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, ऑक्साइड है दोनों। उसके बाद लोहा के तुम्हारा है जो कि सिडेराइट, वो कार्बोनेट के FeCO3 हैं। और पायराइट तो लौह पायराइट FeS2, सल्फाइड अयस्क हैं ये। कॉपर के कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर ग्लांस Cu2S, क्यूप्राइट Cu2O, और मैलेकाइट, एजुराइट, ये सब कॉपर के मुख्य अयस्क हैं, इसका नाम तुम ध्यान रखोगे। उसके बाद जहाँ तक कि जस्ता के हुए ZnS है तुमको जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO, ये सब मुख्य अयस्क जो तुम्हारे दिए हुए हैं। जो तुमको कुछ और अयस्क का मैं नाम लिख देता हूँ जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, जो कि काफ़ी फेमस भी है, जैसे गैलेना, गैलेना PbS, ये सब काफ़ी फेमस है, इसका नाम याद करोगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। सिनेबार, सिनेबार HgS, तो उनको अभी बाद में अक्सर आगे आएगा, बट यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है लिस्ट में। तो ये सब फेमस अयस्क हैं, तो जिसका आगे तुमको ये सब नाम याद करो, गैलेना PbS, सिनेबार, HgS। और भी तुमको जो अयस्क हैं ये सब तुमको, जैसे सोना चांदी का तो शुद्ध रूप में ही पाया जाता है, तो ये सब मुख्य अयस्क में आते हैं। तो ये सब का दो का नाम याद कर लोगे जो कि ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछे जा सकते हैं। और भी अयस्क होते हैं, तो खैर अभी उसका लिस्ट को बड़ा करना जरूरी नहीं है, जितना एनसीईआरटी बुक में उसके मुताबिक। तो अब इसके बाद का चरण है तुमको, इसमें जैसे खनिज का परिभाषा हो गया और लौह के अयस्क, और जो बुक्स से भी कॉपी डाउन इसको कर सकते हो। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे, आज जो हम लोग पढ़ाई करेंगे कि जो अयस्क हैं, अयस्क में बहुत से अशुद्धियाँ पाई जाती है, उसमें मिट्टी मिला हुआ है, बालू के कण हैं, उसमें तुमको कुछ मतलब कहते हैं लकड़ी के टुकड़े हैं, तो ये सब काफ़ी जो कि है तुमको बिल्कुल अशुद्ध अवस्था में प्रकृति में वो मिलता है। तो उससे हम लोग किस प्रकार जो है शुद्धतापूर्वक धातु को प्राप्त करेंगे, तो यह प्रक्रिया हम लोग को धातु कर्म कहलाती है। किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो विधि है उसको हम लोग धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। तो क्या हो गया तुमको, किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। तो इसको लिख सकता है कि धातु कर्म क्या हो जाएगा तुमको, किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम लोग धातु कर्म कहेंगे। तो धातु कर्म के जो है तुमको, उसमें तुमको कुछ और पदार्थ भी मिलाए जाते हैं जब शुद्धि को हटाने के लिए, जो अशुद्धि को हटाने के लिए कभी उसमें कुछ ऊपर से पदार्थ मिला करके उसको धातुमल के रूप में भी निकाला जाता है। तो और धातु कर्म के मुख्यतः 3 चरण हैं।
धातु कर्म क्या हुआ? अब धातु कर्म की चर्चा स्टार्ट करेंगे। धातु कर्म, मेटलर्जी। धातु कर्म क्या होगा तुमको? मेटलर्जी। किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। धातु कर्म कहलाती है। तो धातु कर्म के मुख्यतः 3 चरण हैं। 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 तो तीनों का नाम लिख सकते हैं हम लोग। 3 चरण है। पहला, अयस्क का सांद्रण, जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब कि इससे क्या करना, इसमें अशुद्धि को, अधिक से अधिक अशुद्धि को जितना संभव हो सके उसको दूर करना। दूसरा चरण होता है सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। इसी के में एक स्टेप आता है जिसमें पहले ऑक्साइड में बदलते हैं, देर आफ्टर इसको अवकरण के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं हम लोग। या तीसरा चरण होता है निष्कर्षित धातु का शुद्धिकरण। निष्कर्षित धातु का शुद्धिकरण, इसको शुद्ध करना। तो ये 3 मुख्य चरण हुए। तो बारी बारी से हम ये 3 चरणों को हम लोग पढ़ेंगे और उसी में अलग अलग सिद्धांत भी पढ़ेंगे कि किसके लिए कौन सा स्टेप हमको सुटेबल होगा। तो पहला जो चरण है, जाहिर है कि पहला चरण हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, जिसमें कि अयस्क से अशुद्धियां जो होती है, काम जो प्रकृति में पाई जाती है, उसको दूर करना, दैट इज अयस्क का सांद्रण। तो पहले हम लोग पहले टॉपिक के रूप में अयस्क का सांद्रण स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है अयस्क का सांद्रण के जो मुख्य विधियां हैं उसको हम लोग देखेंगे, जो अलग अलग अयस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां, मिट्टी, बालू, लकड़ी इत्यादि को हटाने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। अयस्क का सांद्रण कहलाती है। अयस्क का सांद्रण कहलाती है। अब अयस्क के सांद्रण के सांद्रण की निम्नलिखित मुख्य विधियां हैं। मुख्य विधियां हैं। इसमें कुछ विधियां देखो, मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, उसका यहाँ पर कौन कौन विधि है। जैसे पहला नंबर है द्रवीय धावन। द्रवीय धावन मतलब या जलीय धावन कह सकते हैं, जनरली तो पानी से ही धोएगा कोई। तो इसमें क्या करना है, अयस्क को चूर्ण कर उसे पानी से धोया जाता है, जिससे मिट्टी जैसे कण पानी के साथ धुल जाते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया जो सब में यही अप्लाई करेंगे। जैसे पहले क्या करेंगे, उसको क्रश कर देंगे, पूरा चूर्ण बना देंगे, तो मिट्टी ऑटोमेटिक है सब टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, मतलब कि बालू पूरा एकदम क्या हो जाएगा, रेत के तरह के हो जाएगा, जो कि धूल की तरह। और उसको फिर क्या कर देंगे, पानी से धो करके उसको बहा देंगे, तो वो पूरा उसके साथ गंदगी क्या होते चल जाएगा, बहते चला जाएगा। जो हल्का वाला वो भी बह जाएगा। तो ये तुम्हारा ये जो प्रक्रिया हुआ, पहला क्या हो गया, द्रवीय धावन।
दूसरा कह सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण। ये सब स्पेशल विधि है, चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण क्या हुआ तुमको, इसमें तुमको क्या रहता है, एक विशेष प्रकार का तुमको ये जैसे इसका चित्र बना सकते हो जिससे समझने में भी तुमको मदद मिलेगी। एक यहाँ पर घिरनी है, घिरनी में तुमको एक बेल्ट लगा हुआ रहेगा, एक बेल्ट है, और इस बेल्ट पे तुमको यहाँ पर एक तरफ से क्या किया जाएगा, इस बेल्ट को घुमाया जाएगा। मान लेते हैं ऐसे घुमा रहे हैं आप, ऐसे घूम रहा, और यहाँ पर से अयस्क गिराइए। यहाँ से कौन गिराना है, यहाँ से टीप के द्वारा क्या गिराना है, यहाँ पर अयस्क देना है, अयस्क देना है। तो ये जो तुमको इसके सहारे जब कैसे घूमेगा, ये तो ये कहाँ चलते जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और इस प्रकार से आगे जो है तुमको जब जाएगा तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, गिरेगा यहाँ पर। और जब गिरेगा तो ये जो तुमको घिरनी होता है ये तुमको चुंबकित होता है, ये चुंबकित होता है, ये चुंबक होता है ये इसमें लोहा का। तो इसमें जो चुंबकीय पदार्थ हैं वो तुमको जब धरती पर जब गिरेगा तो देखो यहाँ से जैसे ये नीचे रहेगा तो ये चुंबकीय पदार्थ दूर चला जाएगा, और चुंबकीय पदार्थ दूर हो जाएगा, और चुंबकीय पदार्थ क्या होगा, इसके नज़दीक गिरेगा, यहाँ पर गिरेगा। ये चुंबकीय पदार्थ का यहाँ पर ढेर लग जाएगा, यहाँ पर और चुंबकीय पदार्थ लग जाएगा, ये चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ को क्या कर देगा, ये तुमको विधि से समझ में आ गया होगा कि जब इसको घिरनी को क्या किया जाएगा, घुमाया जाएगा, इसमें अयस्क को डालते जाएंगे और इसको जैसे घुमाते हो, जैसे थ्रेसिंग करते होगे, इसको घुमाओगे तो यहाँ से क्या होगा, तो जैसे तुमको भूसा, ये वहाँ पर तुमको अलग है, हवा के में भारी वजन से जो हल्का है यहाँ भारी है, यहाँ गिरा, और हल्का वाला तुमको हवा रहता है वहाँ से जो कि आता है उससे बाहर चला जाता है। तो वहाँ पर अलग विधि है। और यहाँ पर क्या रहेगा, चुंबक रहेगा तो ऑटोमेटिकली इसको नीचे खींचेगा तो जमीन जल्दी नज़दीक गिर जाएगा। तो हम लोग अब आते हैं कौन सा विधि में, इसका जो है 2-4 लाइन लिख देते हैं इसमें। तो इसमें कर सकते हैं, अयस्क को एक बेल्ट पर गिराया जाता है, बेल्ट पर गिराया जाता है, जो मशीन के द्वारा घिरनी से जुड़ा है। घिरनी के घूमने पर, मतलब एक घिरनी कह सकते हो, एक घिरनी चुंबकित होती है, जो चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थ को पृथक कर देती है, जो चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थ को पृथक कर देती है। ये दोनों को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा ये। तो जैसे इसे लोहा का अयस्क वगैरह का साधारण इससे कर सकते हो तुम, इसे लोहा के अयस्क का साधारण किया जाता है, इससे लोह के अयस्क का साधारण किया जाता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है, इससे लोहा के अयस्क का साधारण किया जाता है। तो लोहा का या तुमको कोई भी जैसे अब जैसे अशुद्धि ही अगर चुंबकीय हो तो उसको भी हटा सकते हैं, और तो अयस्क चुंबकीय नहीं हो तब भी आपको लागू कर सकते हैं इसको, इस विधि को। तो ये तुमको हो गया चुंबकीय पृथक्करण विधि हो गया। अब तुमको है इसके बाद जो तुम्हारा है इसके बाद जो एक विधि है तुमको जिसको कहते हैं लोग फेन उत्प्लावन विधि। तो ये भी काफ़ी फेमस विधि है। तो फेन उत्प्लावन विधि का जो तुमको है जो एक कहानी है कि किस प्रकार ये बना, वह कुछ इस तरह से, ये विधि जो तुमको एक कपड़ा धोने वाली जो महिला थी उसने अपना एक वह कॉपर के जो जहाँ पर माइंस था, कॉपर के माइंस में जो काम करते थे लोग, उसके साथ अपना एक बताई कि जब कपड़ा धोने के बाद जब देखते हैं जो कि अयस्क का जो कण होता है वह फेन के साथ ऊपर आ जाता है, और अयस्क जैसे कपड़ा में जो काम करता है, जो खान में वहाँ काम करता था उसके मजदूर का वह कपड़ा धोती थी। तो उसका अनुभव ये था कि वह जो देखती है कि जो अयस्क का जो चूर्ण है, अयस्क का चूर्ण तुमको ऊपर फेन के साथ ऊपर आ जाता है,
और जो मिट्टी वगैरह का कण है वो नीचे बैठ जाता है। तो यह जो अनुभव है तुमको उसने एक रासायनिक को बताया जो उसमें जो अच्छे पद पर उस फैक्ट्री में थी, तो उसने इसका नियत रूप से प्रयोग करके क्या किया, एक सिद्धांत के रूप में ही एक विधि बना दिया, जिसका कि हम लोग कहते हैं उसको, उस विधि का नाम हो गया फेन उत्प्लावन विधि। तो इसकी कहानी तुम्हारे किताब में बॉक्स में दी हुई है। तो आज तीसरा विधि है तुम्हारा जिसका नाम हो गया फेन उत्प्लावन विधि। तीसरा हो गया सांद्रण का फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन विधि, फ्रोथ फ्लोएशन प्रोसेस। इस विधि से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अयस्क को पाइन तेल, पाइन या चीड़ तेल जिसको कहते हैं, पाइन तेल के साथ भिगोकर पानी में हवा के द्वारा हवा उसमें डालेंगे, जिससे कि क्या होगा, झाग उत्पन्न के द्वारा झाग उत्पन्न कराया जाता है। अयस्क जो सल्फाइड अयस्क होगा, अयस्क फेन के साथ ऊपर जाता है, ऊपर उठता है, जबकि अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है, जबकि अशुद्धियाँ नीचे रहती है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है, नीचे रहती है। तो अशुद्धियाँ को पानी से भीगा हुआ रहेगा तो वो नीचे रह जाएगा, और ये तेल से भीगा हुआ रहता है अयस्क, तो वह जो है तुमको फेन के साथ उसमें जो है तुमको वह ऊपर उठने लगेगा। तो यह इस प्रकार फेन को अलग कर सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये समझ में आ गया हो कि ये जो तुमको फेन के साथ जो सल्फाइड अयस्क ऊपर उठा, तो वह तुमको ऊपर उठा, चूंकि वह तेल से पानी से नहीं भीगता, वो तेल मिला हुआ रहेगा, तेल के साथ रहेगा, और जो फेन के साथ हवा उसमें डालेंगे, फेन उत्पन्न होगा, तो वो उसके साथ ऊपर आ जाएगा। तो अब बात रहा कि फेन को स्टेबल करने के लिए, फेन ज़्यादा देर तक रहे, जिससे हमको काम करने में आसान हो, तो फेन अस्थायी कारक होते हैं कुछ पदार्थ जो फेन को ज़्यादा देर तक रखेंगे, जिसका नाम होता है क्रेसोल या एनिलीन। ये सब फेन को क्या रखते हैं, ज़्यादा देर तक अस्थायी रखेंगे, जिससे कि आप आसानी से उसको निकालने में आपको मदद मिलेगा। तो इसको मिला सकते हैं उसमें। और तुमको दो अगर सल्फाइड अयस्क हों तो उसको पृथक करने के लिए अवनमक का प्रयोग किया जाता है। दो सल्फाइड अयस्क को पृथक करने के लिए अवनमक डिप्रेसेंट का प्रयोग किया जाता है। अवनमक का प्रयोग किया जाता है। NaCN अवनमक PbS को फेन में ऊपर तथा ZnS को नीचे रखकर पृथक कर देता है। ZnS को इसको क्या कर देगा, ये पृथक कर देगा, अलग कर देगा। तो इस प्रकार तुमको दोनों का क्या कर देगा, दोनों को ये पृथक करेगा अवनमक। तो ये तो तुम्हारा हो गया कि ये तुमको जो NaCN अवनमक का काम करता है। तो फेन उत्प्लावन विधि में क्या समझ में आया, एक अयस्क को चीर या पॉइंट का वायल में क्या कर लीजिए, इसको मिला लीजिए,
उसको पानी में डालिए, उसमें जो है उसमें जैसे हिला करके, जैसे हाथ से हम लोग करते हैं तो फेन जैसे उत्पन्न करते हैं, तो उसे बड़े स्तर पर करना तो उसमें हवा डाल करके मशीन से क्या कर सकते हैं, उसमें फेन उत्पन्न कीजिए। तो फेन के साथ क्या होगा, सल्फाइड एस्क फेन के साथ जो है उसमें वह अधिशोषित होकर के वह ऊपर की ओर आ जाएगा, जो कि अधिशोषण में पढ़ा भी होगा। फेन उत्प्लावन विधि या अधिशोषण के सिद्धांत पर काम करता है। तो फेन पर वह अधिशोषित हो जाता है और इसके साथ इसीलिए वह अयस्क फेन के साथ कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाता है। और उसको अलग कर लीजिए और फेन को अलग हटा लीजिए और अशुद्धि सब नीचे बैठ जाएगा। इस प्रकार जो है अयस्क का सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हो जाता है। और फेन ज़्यादा देर तक अस्थायी रहे तो उसमें क्रेसोल या एनिलीन मिलाइए। और अगर तुमको जो है दो तरह के सल्फाइड अयस्क हैं तो दोनों को अलग अलग लेयर बनाने के लिए उसमें NaCN का प्रयोग कीजिए, जो कि तुमको ZnS जिंक ब्लेंड जो है तुमको और गैलेना दोनों को सेपरेट करने में मदद करता है। जिंक ब्लेंड को तुमको ऊपर ले नीचे की ओर रखेगा और PbS जो गैलेना है, गैलेना PbS को ऊपर की ओर रखेगा। तो ये तुम्हारा जो विधि हो गया, इसको हम लोग कहेंगे कौन सा विधि हो गया, ये तुमको हो गया जो कि तीसरा विधि है तुम्हारा, जिसका नाम हो गया तुमको फेन उत्प्लावन विधि, जो कि अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि जिसकी चर्चा अधिशोषण के उपयोग में भी की गई थी। जो पृष्ठ रसायन का जो लेक्चर था, जो कि तुम इन सब लेक्चर को राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुम सबको देख सकते हो, नोट्स भी उसमें ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तुम बोर्ड की तैयारी करना चाहते हो या इंजीनियरिंग मेडिकल इन सब की तैयारी भी उस ऐप पर आकर कर सकते हो। तो ये जो तुम्हारा है राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये जो तुम्हारा है अगला जो तुम्हारा है ये जो टॉपिक है जिसका नाम है पृथक्करण का चौथा नंबर विधि जिसको कह सकते हैं, जो कि हम लोग कहते हैं जिसका नाम है तुमको लीचिंग कहते हैं इंग्लिश में उसको, लीचिंग। और हिंदी में उसको क्या कहेंगे, हिंदी में उसका नाम क्या हो गया, निच्छालन। निच्छालन या अंग्रेजी में हो गया चौथा नंबर, लीचिंग कहते हैं उसको। चलो तो लीचिंग से तुमको निक्षालन, पहले इस विधि को देखते हैं। और इसका प्रयोग जो है तुमको सोना चांदी या बॉक्साइट के सांद्रण में किया जाता है, सोना चांदी और बॉक्साइट के। निक्षालन में क्या करते हैं हम लोग, निक्षालन विधि में, निक्षालन विधि में अयस्क को 1 बिलियन में डाला जाता है, 1 बिलियन में, एक विलायक में, एक विलायक में डाला जाता है जिसमें अशुद्धियाँ अघुलनशील, जिसमें अशुद्धियाँ अघुलनशील तथा अयस्क घुलनशील होते हैं। अयस्क घुलनशील होते हैं, अयस्क उसमें घुल जाएगा लेकिन अशुद्धि उसमें नहीं घुलेगा। इसका क्या होगा, विलयन को छानकर उससे रासायनिक विधि द्वारा, कोई विधि से रासायनिक विधि द्वारा सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। रासायनिक विधि द्वारा सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। तो क्या विधि हुआ कि पहले जो है अयस्क को, जो जिसमें गंदगी है, उसको किस में डाल देना है आपको, उसको डाल दीजिए एक विलायक में, तो उसमें वह घुल जाएगा अयस्क। तो अयस्क तो 1 बिलियन में चला गया और अशुद्धि सब क्या रहेगा, नीचे बैठा हुआ रहेगा। तो अशुद्धि को छान के अलग कर दीजिए और विलयन से फिर रासायनिक प्रतिक्रिया करके लिए सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लीजिए। और यह विधि तुमको बॉक्साइट, सोना चांदी, इन सबों के जो है तुमको सांद्रण में काफ़ी मदद करता है। अब इसे बॉक्साइट को करने के लिए, बॉक्साइट के शुद्धिकरण के लिए करने के लिए उसमें NaOH का घोल में डाला जाता है। बॉक्साइट के सांद्रण के लिए उसे NaOH विलयन में डाला जाता है, NaOH या KOH विलयन में डाला जाता है, जिसमें बॉक्साइट घुलनशील है, बॉक्साइट घुलनशील है। ये घुल गया बॉक्साइट,
अशुद्धियों को छानकर अलग करने के बाद विलयन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। तो क्या हुआ कि मतलब पहले उसको कि बॉक्साइट के लिए क्या हो गया, ये फिर सोना चांदी का अलग से देखेंगे। तो बॉक्साइट में जैसे तुम्हारा है Al2O3, इसको क्या कर दिए, इसको डाल दिए तुम, किस में डाल दिए, NaOH में। तो NaOH में डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, NaAlOH4, NaAlOH4 बन जाएगा। अब इसमें जो ये विलयन में चला गया तो Na प्लस और किस में टूट जाएगा, AlOH4 माइनस में। अब यह जब विलयन में चला गया तो यह विलयन में छान के इसको अलग कर लिए और जो अशुद्धि है उसको फेंकिए। तो ये जो विलयन में रहेगा NaAlOH4, यह क्या करेगा तुमको, इसको जब हम लोग दे देंगे NaAlOH4 और प्लस CO2 इसमें डाल देंगे तो इससे क्या बन जाएगा तुमको, Al2O3 और इधर की तरफ बन जाएगा NaHCO3। तो ये तुमको इसको जो है ये सांद्रित हो गया, ये तुमको था सांद्रित गैस और ये तुमको अशुद्धि था इसमें, यही तुमको इसका मेथड का फायदा हुआ। अब जाहिर है कि इस प्रक्रिया को करने के लिए कुछ इसमें तुमको क्या होता है, जैसे कि शुरुआत में जब ये ज़्यादा इसका अवक्षेप बनेगा और पेनी में बैठ जाएगा। Al2O3 जो होगा तुमको इसका अवक्षेप बन जाएगा, ये अवक्षेप के रूप में ये नीचे बैठ जाता है, ये तुमको नीचे सेटल डाउन हो जाएगा ये। तो इसको सेटल डाउन करने के लिए क्या आता है, कुछ Al2O3 उसमें बीजारोपण की तरह उसमें डाल दिया जाता है। शुद्ध जो Al2O3 है विलयन में पहले इसको डाल देंगे और उसमें CO2 प्रवाहित करेंगे, कुछ Al2O3 डाल देंगे जिससे कि वह प्रिसिपिएट का उसका सांद्रण बढ़ जाएगा और धीरे धीरे उसमें प्रिसिपिएट एक जैसे बीज के रूप में नहीं होता, जैसे कि दूध जमाने के लिए दही कुछ जोरन डालते हैं, उसी तरह से उसमें क्या करते हैं, कुछ Al2O3 उसमें डाल दोगे तो Al2O3 पेंदी में क्या होने लगा, बैठने लगेगा, उसको छान के अलग करके सुखा लीजिए, सांद्रित अयस्क का आपको Al2O3 मिल जाएगा। उसी तरह का यह जो विधि है सोना चांदी में भी यह उपयोग किया जाता है। सोना चांदी को क्या कहता है, KCN या NaCN में डाला जाता है। तो इसको नहीं तो सोना चांदी का ऊपर लिख देते हैं, चलो इधर नीचे के बजाय ऊपर ही लिखते हैं, इसको मिटाते हैं प्रतिक्रिया। तो यही विधि है जिसमें कि सोना चांदी का यही चौथा यही विधि जो तुम्हारा निच्छालन है उसी को पढ़ा रहे हैं अभी, उसी का पार्ट लिख देते हैं। सोना चांदी का फिर से लिखते हैं, एक जैसे बॉक्साइट का निच्छालन बताए, अब लिख रहे हैं हम, उसको रोको तो। आज हम लोग इसमें जो देखेंगे, इसमें जो तुम्हारा है, इसमें अब जो कि हमारा चौथा नंबर निच्छालन है, उसी में तुमको सोना एवं चांदी के सांद्रण के लिए NaCN या KCN का प्रयोग किया जाता है, जिसे जिंक के द्वारा Zn के द्वारा प्रतिक्रिया कर सोना चांदी प्राप्त कर लिया जाता है। सोना चांदी प्राप्त कर लिया जाता है। तो सोना और चांदी जैसे है Ag है या Cu है, इसमें है NaCN या KCN। अगर NaCN ही ले लें तो ये बन जाएगा तुमको NaAgCN2, NaAgCN का होल 2, ये तुमको बन गया इसका विलयन, ये तुमको ये चला गया। अब तुमको जो है NaAgCN2 ये जो तुम्हारा है, तो NaAgCN2 के साथ NaAgCN2 या Na को हटा भी सकते हो, Na प्लस AgCN2 माइनस हो गया। तो इसमें तुमको अब इसको क्या कर देंगे, AgCN2 माइनस, इसमें तुमको अगर Zn मिला दो जस्ता, तो ये क्या बन जाएगा तुमको ZnCN4, Ag की जगह यहाँ पे Zn आ जाएगा, CN4 2 माइनस प्लस यहाँ पे
प्राप्त हो जाएगा। ये Ag शुद्ध हो गया। ये पहले था मतलब अशुद्धि था इसमें। और इसी तरह से तुमको Au मतलब Au के साथ भी यही कर सकते हो। जैसे जहाँ जहाँ Au लिखे, जहाँ Ag लिखे वहाँ Au लिख दो। ये सेम सोना हो गया, ये चांदी था, ये सोना Au का मतलब हो गया। KCN भी लिख सकते हो, तो इसमें K कर देते हैं, तो KAuCN होल 2 सेम चीज़ है, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। और ये तुमको जो है अब AuCN होल 2 अगर ये आ गया माइनस प्लस इसमें Zn आ गया। Zn इसमें तुमको खर्च होगा, लेकिन सोना चांदी महंगा धातु है, तो Zn का अगर खर्च भी होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस Au यहाँ पर शुद्ध हो गया। तो ये तुमको एक बात तो इतना तय हो गया कि ये तो पूरा मेटलर्जी ही इसका खत्म हो गया। सोना चांदी तो शुद्ध रूप में ही प्रकृति में पाया था, खाली उसमें अशुद्धि मिला हुआ था, उस अशुद्धि को दूर कर दिए। तो अब तो मोटा मोटी ये क्या हो गया, एकदम शुद्ध रूप से प्राप्त अयस्क के बदला ये तो क्या हो गया, सोना चांदी शुद्ध रूप में मिल ही गया आपको। इसमें तो जब शुद्ध ही है, अयस्क में क्या होता है, जैसे कि जिंक ब्लेंड है, Zn Zn नहीं है आपका आयरन पायराइट है, FeS2 है, बल्कि Fe उससे भी निकालना बाकी है, कॉपर आपका मैलेकाइट है। तो मतलब अयस्क मिलेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें तो निकालना पड़ेगा आपको। लेकिन सोना चांदी प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती है, तो इसका निष्कर्षण हो, साधारण निष्कर्षण सब एक बार में क्या हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका निष्कर्षण कर दिया गया। अब तुमको इसका जो अगला चरण होता है, जो कि तुमको इसका अगला चरण, पहला चरण जो तुम्हारा था अयस्क का सांद्रण की जो विधियां थी, तुमको इसमें किस अयस्क का किस विधि से किया जाता है उसको भी इसमें बताने का कोशिश किया गया। और तुमको इसके बाद तुमको जो अगला चरण है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, जिसमें कहते हैं कि उसको सांद्रित जो कि अयस्क है उससे हम लोग धातु का निष्कर्षण करेंगे सेकेंड स्टेज में। तो किस यहाँ पर निष्कर्षण के लिए क्या करते हैं, पहले धातु को का कोई भी अगर ऑक्साइड का अगर अयस्क नहीं है तो उसको पहले ऑक्साइड में बदलना पड़ता है। तो ऑक्साइड में क्यों बदलना पड़ता है, ये भी सवाल पैदा होता है, जिसको कि हम लोग कैल्सिनेशन रोस्टिंग ये सब कहते हैं हम लोग, जो कि तुमको कैल्सिनेशन रोस्टिंग पहले करते हैं, उसको ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट करते हैं। ऑक्साइड में बदलने के बाद उसको जो है तुमको ऑक्साइड में बदलने के बाद उपयुक्त अवकारक जो अवकरण से धातु प्राप्त करते हैं। अब यह जो अवकरण की विधि है उसमें कौन विधि किसके लिए सुटेबल होता है, उसमें बहुत सी विधियां हैं। जैसे कि तुमको कुछ में विद्युत के द्वारा अवकरण करना पड़ता है, या तुमको कार्बन के द्वारा जो अवकरण कर सकते हैं हम लोग। तो किसमें कौन सी विधि उपयुक्त होगी और क्यों होगी, इन सबों का डिटेल अध्ययन उसमें किया जाता है। तो उसमें जो है तुमको धातु का निष्कर्षण होगा, और निष्कर्षण के बाद तुमको फिर धातु जब निष्कर्षित धातु है तो उससे शुद्धिकरण करेंगे, और फिर धातु का उपयोग वगैरह देखेंगे, और ये चैप्टर इसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो ये पूरा ये चैप्टर तुमको धातु कर्म पर ही आधारित है, और उसके बाद कुछ तत्व कुछ अधातु के भी इस चैप्टर में दिए हुए हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग अब अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में यहीं तक समाप्त करते हैं। तुम अपने विशेष जानकारी के लिए तुम राइस टूल ऐप का प्रयोग कर सकते हो, जिसमें बोर्ड या तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों की तैयारी कर सकते हो, और हमसे संपर्क भी कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।